6 साल की रमा 64 में 6 दहाई और 4 इकाई बताती है और 46 को 64 के बराबर बोलती है। वो 64 के लिए अलग मात्रा में चीज़ें दिखाती है और 64 से बड़ी और संख्याओं को बताने में उसे मुश्किल होती है। आपके अनुसार नीचे दिए गए कारकों में से कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? पहला, रमा को बड़ी संख्याओं को गिनने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाज़ा नहीं लगा पाती। तीसरा, रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान कॉलम वैल्यू यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल्य क्वांटिटी वैल्यू यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं। हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति होने से नीचे दिए गए कौन से मुख्य 3 लाभ होते हैं? बहुत बड़ी संख्याओं को भी हजार, सौ, दहाई और इकाई में के इस्तेमाल से कुछ ही अंकों की मदद से आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। स्थानीय मान पद्धति में शामिल 10 की पावर की समझ से जमा, घटा, गुना और भाग करना आसान होता है। स्थानीय मान की समझ से सब लोग संख्याओं को एक ही तरह से समझ पाते हैं। सलील को 406 को पढ़ने को कहा गया है तो उसने 406 पढ़ा। संख्या को इस तरह से अंकों को पढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं? स्थानीय मान की समझ दिखती ही नहीं है और दूसरा, संख्या की मात्रा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। जब सलील को 406 घटा 132 हल करने को कहा गया तो उसने कुछ ऐसे हल लिखा। आपके अनुसार हल होने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है वो जीरो को जीरो दहाई की जगह कुछ नहीं की तरह देख रहा है। एक शोध के अनुसार दूसरी कक्षा के एक बच्चे को 16 क्यूब के लिए संख्या लिखने को कहा गया। बच्चे ने 16 लिखा, फिर उन्हीं में से 6 क्यूब दिखाकर कहा गया कि यह 16 में 6 को दर्शाते हैं। जब 16 में से 1 को दर्शाने के लिए क्यूब निकाल कर देने को कहा तो बच्चे ने एक ही क्यूब उठाया। इस उदाहरण के बारे में क्या कहना सही रहेगा? बच्चा 1 को 1 दहाई या 10 की तरह नहीं देख रहा, इसलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए 10 नहीं चुन रहा और 16 को 10 और 6 के जोड़ की तरह नहीं समझता है। कक्षा दूसरी के बच्चे को 16 को स्थानीय मान पद्धति में समझने के लिए नीचे दी गई कौन सी चीज़ों की समझ होना जरूरी है? पहला, 1 और 6 के स्थान को आपस में बदला नहीं जा सकता। दूसरा, 1 दहाई के स्थान पर है, इसलिए वो 1 नहीं बल्कि 10 वस्तुओं को दर्शा रहा है। 16 में 10 और 6 शामिल है। 16 में 1 10 इकाइयों का समूह और 6 इकाइयाँ आएंगी। 16 20 से छोटा और 10 से बड़ा है। कक्षा 1 की गणित की शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बड़ी संख्याओं को सिखाने
के लिए कुछ तरीके सोचें। आपके अनुसार इन तरीकों को किस क्रम में कक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए? बच्चे 78 को खोलकर 7 10s प्लस 8 1s और 70 जोड़ 8 कॉपी में लिखेंगे। बच्चे राजमा के दानों को 10 के समूहों में और अकेले अकेले रखकर 78 बनाकर देखेंगे। बच्चे अपनी कॉपी में 78 को 10 के 7 समूह में और 8 खुली चीज़ों का चित्र बनाकर दिखाएंगे। बच्चे 78 को कॉपी में चित्रों की मदद से और अंकों व शब्दों को खोल कर एक साथ लिख के दिखा पाएंगे। इसका सही उत्तर है दूसरा। कक्षा दूसरी में भाविका गणित माला पर सरलता से 100 तक की संख्याओं को दिखा पाती है और 10 के समूह में भी आराम से गिनती कर लेती है। अब उसकी इकाइयों को दहाई में बदलने, एक्सचेंज प्रॉपर्टी की समझ को मजबूत करने के लिए शिक्षिका कौन से संसाधन का उपयोग कर सकती है? इसका उत्तर होगा डीन्स ब्लॉक। कक्षा 1 के बच्चे को स्थानीय मान सिखाने की शुरुआत करने के लिए एक शिक्षिका ने एबेकस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में ही एबेकस के इस्तेमाल से स्थानीय मान सीखने में कौन सी मुख्य मुश्किल आ सकती है? बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ों और समूह में नहीं देख पाएगा। स्थानीय मान की पूर्ण समझ में डैश संख्यांक की पहचान और मौखिक नामों को सुनकर संख्यांक पहचान पाना शामिल है। इसका सही उत्तर है 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूहों में गिनना, इकाई और दहाई और इकाइयों में गिनना। इनमें से कौन सा विवरण बहुकक्षीय शिक्षण का उदाहरण है? एक ही कक्षा में कक्षा 2, 3 और 4 के बच्चों को सिखाना। इनमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए सही नहीं है? हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते। दिए गए लेख को पढ़िए और लेखक के विचार के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसे चुनिए। कक्षा 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चों को दाखिला देना चाहिए और उम्र के हिसाब से ही हर बच्चे को कक्षा का स्तर मिलना चाहिए। प्रबंधन अपनी मर्जी से बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दे सकता। इसके बाद इन कक्षाओं को अलग अलग या कुछ कक्षाओं को मिलाकर एक कक्ष में भी पढ़ाया जा सकता है। हर कक्षा में अलग अलग काबिलियत और रुचि के बच्चे होते हैं। इसका उत्तर है लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। परंपरागत कक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे की गति के हिसाब से गतिविधि चुनने के अवसर मिलते हैं। बहुकक्षीय शिक्षण में बहुस्तरीय शिक्षण शामिल है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। इस कथन का क्या मतलब है? बहुकक्षीय कक्षा में छोटे छोटे समूह होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे होते हैं, इसलिए बहुकक्षीय कक्षाओं में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, लेकिन एक ही कक्षा स्तर के बच्चे भी अलग स्तर पर सीखते हैं। इसलिए बहुकक्षीय कक्षा में बहुस्तरीय बच्चे होंगे, लेकिन बहुस्तरीय कक्षा में बहु कक्षाएं शामिल नहीं
हों यह जरूरी नहीं। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, ये क्या बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। शुरुआत में सहयोग और दिशा की ज़रूरत होती है, थोड़े ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है, पूरे सहयोग की ज़रूरत होती है, दोस्तों के सहयोग की ज़रूरत होती है। शिक्षण सामग्री के सहयोग से पढ़ सकते हैं। का उत्तर है उपसमूह बनाने में। आपके हिसाब से इनमें से क्या बच्चों और शिक्षक के बीच श्रेष्ठता सूचक स्टेटस सिंबल नहीं है? समूह के नाम बच्चों की रजामंदी से रखना। गतिविधियों को चुनने के लिए इनमें से क्या एक जरूरी आधार नहीं है? स्कूल की प्रकृति। शिक्षण सहायक सामग्री को बनाने या चुनने के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? उम्र के अनुसार ना हो। एक शिक्षक की डायरी पढ़कर आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। 3 बच्चे गिनती नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें साथ में पढ़ाना होगा। इन्हें बाकी समूहों से अलग रखना होगा ताकि वे गिनती ध्यान से गिनना सीखें। बाकी बच्चे जमा घटा सीखेंगे। इस तरह ये बच्चे हमेशा अलग समूह में ही सीखेंगे। इसका सही उत्तर है आपकी बच्चों की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण विधि ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूहों में पढ़ाना ठीक है, लेकिन समूह को हमेशा के लिए बांध देना आपकी कक्षा को परंपरागत कक्षा जैसा ही बना देगा। दूसरे से सीखने और समूह बदलने की ललक भी कक्षा में रहनी चाहिए।